हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मौर्य प्रशासन को देखेंगे और वीडियो बहुत ही फास्ट होगी, जिसमें हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जल्दी जल्दी कवर करते हुए चलेंगे और ऐसा हो कि कोई भी एस्पेक्ट्स या कोई भी टॉपिक मिस ना हो पाए। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे कि सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है। अगर हमको मौर्य प्रशासन के बारे में जानना है तो उसको जानने के स्रोत क्या है, तो उसके जानने के स्रोत क्या है। पहला तो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने राइट किया है। मेगास्थनीज की इंडिका करके पुस्तक है, जो मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती जो लेखकों ने इंडिका से जो भी इंडिका में जो कुछ लिखा था उन चीज़ों को जो है उद्धृत किया है, जो भी ग्रीक राइटर्स हैं। अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख मिले हैं, बृहद आपका जो है शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ जो है एक लेख है, इसमें भी जो है मौर्य प्रशासन के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र में अगर आप देखेंगे एक चीज़ निकल कर आती है, सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, तो जो मौर्य प्रशासन था सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। इस सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन हैं, तो ये कौटिल्य है। ठीक है, कौटिल्य ने जो है सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और इसमें जो है सप्तांग मतलब 7 अंग। तो मौर्य मतलब प्रशासन के 7 अंगों की बात की गई है और इन अंगों को जो है शरीर के अंगों से उनकी तुलना की गई। मतलब प्रशासन के अंगों को और शरीर के अंगों के साथ जो है उनकी तुलना की गई, उसको हम देखेंगे। लेकिन इस सप्तांग सिद्धांत का वर्णन केवल अर्थशास्त्र में है ऐसा नहीं है। मनुस्मृति करके पुस्तक है, उसमें भी इसका वर्णन है। महाभारत के शांति पर्व में भी जो है सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है और जो मैंने बताया इसकी तुलना जो है शरीर के विभिन्न अंगों से की गई है। आगे आते हैं, देखते हैं सप्तांग सिद्धांत क्या है। तो सप्तांग सिद्धांत में आपका पहला है, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट अंग है साम्राज्य का, प्रशासन का, वो है स्वामी अथवा राजा। स्वामी अथवा राजा शरीर का क्या है, शरीर का सर है, सिरोभाग है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं अमात्य, मतलब मंत्रिपरिषद के सदस्य हो गए। ये क्या है, शरीर के नेत्र हैं। ठीक है, तीसरा है जनपद, जनपद अर्थात जन समुदाय, निश्चित भूखंड। ये क्या है, शरीर का पैर है। दुर्ग है भुजा, कोष है सुख, दंड है मस्तिष्क और जो मित्र है कान। ठीक है, तो ये जो है सप्तांग सिद्धांत है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये सप्तांग सिद्धांत है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो फर्स्ट पॉइंट पर है, जो पहले है उसका इंपॉर्टेंट अधिक है, जो लास्ट में है उसका इंपॉर्टेंट कम है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रशासन का भाग कौन सा होगा, स्वामी अथवा राजा हो गया। और सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या हो गया, लास्ट 7वां जो है मित्र, जो है राज्य से संबंध रखने वाली शक्तियाँ, कान है, जिनकी संज्ञा कान से, शरीर के कान से की गई है। ठीक है, तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि अगर आपका घर मजबूत है तो मित्रों की कोई बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है, या मित्र अगर आप मजबूत नहीं है तो मित्र आपके काम नहीं हो। कोई भी राज्य अगर कमज़ोर है तो उससे संबंध रखने वाली शक्तियाँ उस कमज़ोर राज्य के साथ जो है संबंध नहीं रखना चाहेंगी। तो इसलिए 7वां जो है मित्र आपका सबसे कम इम्पॉर्टेंट हो गया। स्वामी अथवा राजा सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ जो है प्रशासन की जो है दारोमदार किस पे, स्वामी अथवा राजा पे डिपेंड करता है। दूसरे नंबर पे अमात्य है, तीसरे नंबर पे जनपद है। जनपद मतलब वो भूखंड, कितना बड़ा साम्राज्य है। तीसरा है दुर्ग है, कि मतलब दुर्ग मतलब राजधानी कितनी सुरक्षित है। कोष खजाना, खजाना मतलब जितना अच्छा खजाना साम्राज्य के लिए उतना ही अच्छा सुख होगा, उतना ही अच्छा जो है प्रभावशाली साम्राज्य होगा। दंड मतलब दंड जरूरी है, न्याय व्यवस्था, जिससे एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे। इसके अलावा मित्र मैंने बताया कि भाई कुछ आपके संबंध रखने वाली जो शक्तियां हैं, जो मित्र हैं वो भी होने चाहिए। दुश्मन कम होने चाहिए, मित्र अधिक होने चाहिए। आगे देखिए, केंद्रीय प्रशासन की हम चर्चा करेंगे। उसमें पहले हम देखेंगे सम्राट। सबसे इंपॉर्टेंट जो है केंद्रीय प्रशासन में कौन है, सम्राट है। सम्राट भाई राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियाँ में सम्राट सबसे शीर्ष पर ही होता है। कौटिल्य ने सम्राट को कहा है भाई ये तो राजा को जो है उसने यम और इंद्र का प्रतिनिधि बता दिया। वही आप कह सकते हैं कि डिवाइन वाला जो है सिद्धांत है कि राजा दैवी है। ठीक है, और उसको जो है यहाँ पर यम या इंद्र का वो प्रतिनिधि है, यम तथा इंद्र का प्रतिनिधि है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखेंगे रोमिला थापर करके एक हिस्टोरियन, उन्होंने बताया कि अशोक का देवानामप्रिय जो उपाधि है उसका लक्ष्य यह था कि बीच में जो ब्राह्मण वर्ग था, जो पुरोहित थे, उनकी मध्यस्थता को क्या करना, कम करना, उनकी मध्यस्थता से दूर करना। तो आप कह सकते हैं कि अशोक ने खुद ही को बोला कि भाई वो खुद देवानाम प्रिय है, तो उसको पुरोहितों की कोई बहुत ज़रूरत नहीं, उनकी मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा मौर्यकालीन जो है प्रशासनिक, राजनीतिक और न्याय क्रियाकलापों के शीर्ष पर राजा होता था। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट, इसमें कोई बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत इसमें सीखने की बात नहीं है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, राजा का शासन है, तो सबसे ऊपर शीर्ष पे तो सम्राट ही होगा, राजा ही होगा। आगे जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, दूसरा मतलब चीज़ जो निकल कर आता है, पहला तो मंत्रिण हो गया। मंत्रिण क्या है? मंत्रिण कैबिनेट मिनिस्टर की तरह होते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट 5-6 मिनिस्टर थे, वो आपके जो है मंत्रिण कहलाते थे, या उनकी जो है समिति जो है मंत्रिण कहलाती थी। ठीक है, तो मंत्रिण तथा मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद अलग है। मंत्रिपरिषद को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में आपके जो है आपके कई पूरे मंत्रियों का समूह जो है मंत्रिपरिषद है। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, जैसे आज के शासन प्रणाली में भारत में देखें तो 5-6 मिनिस्टर जो हैं, 7-8 मिनिस्टर जो भी है, कैबिनेट मिनिस्टर उनको कहा जाता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, या फिर आपका जो है डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, ये सब क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है। इनके अलावा भी बहुत से मिनिस्टर हैं, जैसे राज्य मंत्री कहलाते हैं। ठीक है, और आपके जो है आपका असिस्टेंट मिनिस्टर कहलाते हैं, तो वो भी मंत्री हैं, बट वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। तो जो मंत्री थे सबसे इम्पॉर्टेंट थे, ये एक तरह से आज के कैबिनेट मिनिस्टर की तरह थे, और बाकी जो मंत्री थे वो उनकी जो समिति बनती थी वो मंत्रिपरिषद कहलाती थी। ठीक है, तो मतलब कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद के महत्व को जो है बताते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद एक वैधानिक आवश्यकता है। ठीक है, राज्य रूपी जो है रथ है, एक पहिए द्वारा नहीं चल सकता, केवल राजा द्वारा नहीं चल सकता, इसमें मंत्रिपरिषद जो है दूसरा पहिया है। ठीक है, और कौटिल्य ने दूसरा जो है बताया कि सप्तांग सिद्धांत की दूसरी प्रकृति, एक याद रखिएगा, कौटिल्य ने जो है अंग शब्द का यूज नहीं किया है। ठीक है, कौटिल्य ने प्रकृति उठे, जैसे पहली प्रकृति जो है सप्तांग सिद्धांत की क्या वो बोलेगा? सम्राट है, राजा है। दूसरी प्रकृति क्या है? अमात्य है। तो याद रखिएगा, प्रकृति जो है शब्द का अंग नहीं, प्रकृति, कौटिल्य ने जो है प्रकृति वर्ड का यूज किया है, या अर्थशास्त्र में प्रकृति वर्ड है। तो दूसरी प्रकृति जो है अमात्य वर्ग है। अमात्य मतलब मंत्रीगण। ठीक है, अब इसमें पूरे सब आ गए, उसको हम आगे देखेंगे, मंत्रिण कौन है और बाकी मंत्री कौन है। ठीक है, आगे देखें, उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण क्या होता था? बस कुछ नहीं था भाई, राजा द्वारा जो भी मंत्री को बनाना, उसके चरित्र की भली बात जांच की जाती थी। तो ये जो प्रक्रिया है मंत्रियों की जांच परख करने की, ये थी उपधा परीक्षण। आज की तरह तो था नहीं कि जोड़ तोड़ अगर आपके पास अच्छा है तो आप मंत्री बन जाएंगे। हम मौर्य काल की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है मंत्रियों की जो है उनका जो है कौन मंत्री चुना जाएगा, उसके चरित्र की भली बात जाँच की जाती थी। तो ये जो मंत्रियों को चुनने की जो प्रक्रिया है भाई, उपधा परीक्षण, याद रखिएगा। आगे जो है अगला पॉइंट मैंने बताया कि भाई मंत्रिण आ गया। फिर जो है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है मंत्रिण, अति महत्वपूर्ण कार्य हेतु 4-5 जो अत्यंत विश्वसनीय व्यक्तियों की छोटी समिति जो होती थी, वो क्या कहलाती थी? मंत्रिण कहलाती थी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो 4-5-6 अत्यंत जो है विश्वसनीय, जो आप कह सकते हैं मेन, वो आपके मंत्रिण कहलाते थे। ठीक है, तो ये हो गया मंत्रिण। आगे देखिए, दूसरी मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गए? मंत्रिण हो गए। उसके बाद फिर मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिण से बड़ी होती थी। इसमें जो है मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के अमात्य होते थे। वो प्रथम श्रेणी के मिनिस्टर, ये अमात्य मतलब मिनिस्टर आप समझ लीजिए। तो प्रथम श्रेणी के मिनिस्टर क्या हो गए? मंत्रिण। द्वितीय श्रेणी के मिनिस्टर क्या हो गए? आपके जो है मंत्रिपरिषद के जो दूसरे सदस्य हो गए, जो मंत्रिण के अलावा जो मंत्री हैं वो आपके जो है द्वितीय श्रेणी के अमात्य हो गए। इसके अलावा आपका ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेसी थी। जैसे आज के समय में बहुत से अधिकारी हैं, आईएएस हैं, डीएम है, एसडीएम है, पुलिस विभाग का अध्यक्ष है, सेम उस तरह से या उससे भी आप कहेंगे कि एडवांस अधिकारी तंत्र था, ब्यूरोक्रेसी थी उस समय की, जो कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरह से जो है इतना, मतलब पुराने समय में अगर हम बात करते हैं, प्राचीन इतिहास का साम्राज्य कितना एडवांस था प्रशासनिक तौर पर, जो है कितनी इफ़िशियंट जो है प्रशासनिक प्रणाली थी, उसको आप देखेंगे। जैसे जैसे आप देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आप सरप्राइज होते जाएंगे। मतलब आज के मॉडर्न सिस्टम में भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह की जो है प्रणाली नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ, जो अशोक के समय में था वो इस समय में भी होना चाहिए। जितना कल्याण के लिए उसने, जनता के कल्याण के लिए, लोगों के लिए कल्याण के लिए जो काम किया है, उसकी कमी आज के शासन प्रणालियों में खलती है। जो कि वो राजा था, लोकतंत्र नहीं था, फिर भी जो है जनता के प्रति जो है वो उतना जिम्मेदार था, या अधिकारी उतने जिम्मेदार थे।
तो देखेंगे केंद्रीय अधिकारी तंत्र, इसमें आपका जो है मैंने बताया अर्थशास्त्र ही आपका मेन बुक है, ठीक है। अर्थशास्त्र से ही जो है पूरा अत्यंत जो है विस्तृत विवरण मिलता है। तो अगर आप देखेंगे कि भाई देखिए 18 विभाग थे, ठीक है, कि केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था और प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। याद रखिएगा, तीर्थ, विभागों को विभाग न बोल करके तीर्थ बोला जाता था, ठीक है। तो कुल मिला के 18 तीर्थ या 18 डिपार्टमेंट थे और हर एक तीर्थ का एक मेन अधिकारी था। आप उसको सेक्रेटरी समझ सकते हैं, मेन आपका जो है एक तरह से अधिकारी जो आपका होगा। तो इस तरह से जो है 18 तीर्थ थे, 18 डिपार्टमेंट थे और हर तीर्थ का जो है मुखिया, हर डिपार्टमेंट का मुखिया जो है कभी कभी तीर्थी कहलाता था, कहीं उसके लिए महामात्र वर्ड यूज किया गया, कहीं पर महामाती यूज किया, तीनों वर्ड यूज किए गए। तीर्थ भी बोल सकते थे, कहीं महामात्र शब्द का यूज किया, कहीं पर महामात्य यूज किया। तो हम देखेंगे भाई 18 ये जो तीर्थ है विभाग कौन कौन से हैं। तो पहला आपका हो गया मंत्री और पुरोहित। क्यों साथ में दिया गया है? क्योंकि कौटिल्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक के पीरियड में भी बहुत लंबे समय तक कौटिल्य ही जो है प्रधानमंत्री था और साथ में मेन धर्माधिकारी भी था, ठीक है। तो दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन थे। तो आपका आप मान सकते हैं कि भाई एक तरह से प्रधानमंत्री या धर्माधर्म का भी हेड कौन था? कौटिल्य ही था। समाहर्ता, अब यहाँ से थोड़ा सा पेचीदा आपका होता जाएगा। समाहर्ता क्या है? समाहर्ता जो है राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, आप समझ सकते हैं। इसका काम क्या था? राज्य की करों को संग्रह करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना, इनके कार्य थे। समाहर्ता, समाहर्ता आप समझो फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड। आज की तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि जैसे जीएसटी वगैरह का जो हेड हो गया तो जीएसटी का कलेक्शन देख रहा है, या मतलब इस तरह से समाहर्ता क्या हो गया? राजस्व विभाग का ओवरऑल क्या था? हेड था। आगे देखेंगे सन्निधाता। सन्निधाता क्या था? कोषाध्यक्ष था, ठीक है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष था, कोष का खजाने का अध्यक्ष जो है सन्निधाता था। आगे देखेंगे सेनापति क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पद था, युद्ध विभाग का मंत्री था, ठीक है। मेन सेना का प्रमुख कौन था? राजा के बाद कौन था? सेनापति था, ठीक है। सेनापति के अंदर में जो है आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग काम करते थे, बहुत सी और छोटे छोटे, सेनापति के बाद और अधिकारी थे। सेनापति मतलब मेन आपका सेनापति था, कमांडर इन चीफ कह सकते हैं, युद्ध विभाग का मंत्री। आगे देखिए युवराज। युवराज भी आपका एक, उसको राजा का उत्तराधिकारी, उसका भाई एक पोजीशन था, उसको भी अधिकार मिले हुए थे, तो राजा का उत्तराधिकारी आपका युवराज हो गया। इसके अलावा क्या हो गया? प्रतिष्ठा, याद रखिएगा, कंटक शोधन न्यायालय, जो फौजदारी न्यायालय थी उसका न्यायाधीश क्या कहलाता था? प्रतिष्ठा। आएगा एक वर्ड बाद में, प्रतिष्ठा, याद रखिएगा, प्रतिष्ठा। जो कंटक शोधन न्यायालय, दो तरह के न्यायालय थे, एक तो दीवानी न्यायालय थे और एक फौजदारी न्यायालय थे। फौजदारी न्यायालय था, कंटक शोधन न्यायालय कहलाता था, तो उसका जो न्यायाधीश था प्रतिष्ठा कहलाता था। आगे मैं बताऊंगा कि जो दीवानी न्यायालय था उसको क्या नाम दिया गया था। इसके अलावा नायक, ठीक है, नायक था जो सेना का जो है संचालन करता था। सेना का संचालन कहाँ करता था? युद्ध में करता था, ठीक है। युद्ध भूमि में कौन होते थे? नायक होते थे, ठीक है। इसके अलावा कर्मांतिक, कर्मांतिक था उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, किस तरह से राज्य में उद्योग धंधे चल रहे हैं उनका प्रधान निरीक्षक कर्मांतिक था। इसके अलावा था व्यावहारिक, वो मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था प्रतिष्ठा। अगर कंटक शोधक न्यायालय का प्रधान था, फौजदारी न्यायालय का प्रधान था, तो धर्मास्थनीय न्यायालय का, जो कि आज के समय का दीवानी था, सिविल कोर्ट जो था, उसका न्यायाधीश क्या कहलाता था? व्यावहारिक कहलाता था। फिर से आप देख, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा याद रखिएगा, प्रतिष्ठा जो आपका फौजदारी न्यायालय का जो हेड था, और व्यावहारिक जो धर्मस्थनीय न्यायालय या दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश था वो व्यावहारिक था। इसके अलावा आपका जो है मंत्री तत्परिषदा अध्यक्ष, मंत्री जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता था वो आपका मंत्री परिषदा अध्यक्ष आप कह लीजिए। इसके अलावा दंडपाल जो हो गया, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला अधिकारी। अंतपाल हो गया, दुर्ग का रक्षक, ठीक है। सीमांतवर्ती जो दुर्ग हैं उनका रक्षक। सीमांत मार्गों, सीमांत मतलब जैसे मान लीजिए बाउंड्री जहाँ पर समाप्त हो रही है, इसमें आपका आ जाएगा पाकिस्तान का प्रांत आ जाएगा, सिंध है, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो अफगानिस्तान से लगती हुई सीमा थी, तो आपका सीमांतवर्ती दुर्गों का रक्षक।
और सीमांत मार्गों का रक्षक अंतपाल था। दुर्गपाल क्या था, इसको आप देखिए, दुर्गपाल जो आपका था साम्राज्य के आंतरिक दुर्गों का रक्षक या प्रांत, याद रखिएगा। अंतपाल सीमांतवर्ती दुर्गों का रक्षक, दुर्गपाल साम्राज्य के आंतरिक दुर्गों का रक्षक, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी, ठीक है, नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक से, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए टाउन एरिया या नगर निगम का होता है उसका अध्यक्ष जो होता है, उसी तरह से नागरक था नगर का प्रमुख अधिकारी। तो ये है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आगे देखें, प्रशासता, प्रशासता क्या था, प्रशस्ति विभाग था, ठीक है, उसका प्रधान था। क्या होता था प्रशस्ता, ये जो है राजकीय आदेशों को मतलब लिखने का काम करते थे। प्रशस्ता जो ऑर्डर थे उनको लिखने का काम करते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करते थे, उसको सुरक्षित रखने का काम करते थे, प्रशस्ता था, ठीक है। प्रशस्ति पत्र अगर आप देखेंगे तो प्रशस्ति मतलब होता है किसी के सम्मान में, किसी के जो प्रशंसा में कुछ लिखी गई चीज़ें, तो प्रशस्ता मतलब उस प्रशस्ति को लिखने वाला, ठीक है। द्वारिक, द्वारिक जो था राजमहल की देख रेख करने वाला अधिकारी, महल के कर्मचारियों का प्रधान मान लीजिए, ठीक है भाई। राजा का महल है तो उसका मेन अधिकारी क्या हो गया, द्वारिक हो गया। अंतर्वसिक जो था सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान था। इसके अलावा आटविक मतलब क्या हो गया, वन विभाग का प्रधान हो गया। तो ये आपके जो हैं 18 तीर्थ हो गए, 18 डिपार्टमेंट हो गए, ये उनके हेड हो गए, ठीक है। आगे इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का उल्लेख है, ठीक है। 18 तीर्थ हो गए, 27 अध्यक्ष हो गए, ठीक है, जो विभिन्न विभागों के स्वामी होते थे। यूनानी स्रोतों में इन्हें मजिस्ट्रेट कहा गया है। आपको बस याद रखना है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो मैंने बताया कि जो 18 तीर्थ हैं उनकी बात कर लिया, बाकी तो इनके सामने मान लीजिए आप याद रखिएगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत मतलब देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है, केवल वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि क्या है। पहले क्या था, कोषाध्यक्ष था, ठीक है, मुद्रा या टकसाल का अध्यक्ष। पढ़याध्यक्ष, पढ़ मतलब क्या होता था, पढ़ मतलब पैसा होता था, तो वाणिज्य का अध्यक्ष था, व्यापार का अध्यक्ष था। कुप्याध्यक्ष, जंगल के वस्तुओं के निर्माण हेतु अधिकारी। पौतवा अध्यक्ष, मापतौल का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, चुंगी जो वसूली थी, जो टैक्स रोड टैक्स वगैरह हो गया, उसका अध्यक्ष जो है चुंगी वसूली का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष आपका जो वस्त्र उत्पादन गतिविधियों का अध्यक्ष। आयुधागाराध्यक्ष मतलब आयुध तो समझते हैं हथियार, ठीक है, अस्त्र शस्त्रों के रखरखाव के लिए नियुक्त हो गया। सीता अध्यक्ष, याद रखिएगा, सीता अध्यक्ष क्या था, सीता वर्ड याद रखिएगा, अभी आएगा मैं आपको बताऊंगा। जो राज्य की जो कृषि भूमि होती थी उसको सीता कहा जाता था, तो उसका जो अध्यक्ष जो है सीता अध्यक्ष हो गया। सुराध्यक्ष मतलब आबकारी डिपार्टमेंट का हेड आप कह सकते हैं, ये हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष हो गया, देखना कि भाई अवधि जो पशु हैं जिनका वध नहीं किया जाना है उनका संरक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आक्राध्यक्ष हो गया, खान विभाग का अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष, विविता मतलब चारागाह ही होता था, तो विविता अध्यक्ष मतलब चारागाहों का अध्यक्ष हो गया। उसके बाद विविता अध्यक्ष हो गया, चारागाहों का अध्यक्ष हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला जो है नवा अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष क्या हो गया, नवा अध्यक्ष आपका जहाज रानी का अध्यक्ष हो गया, ठीक है। जहाज रानी, जहाज़ों का अध्यक्ष मतलब ठीक ठाक सेना थी, नौसेना भी थी मौर्यों के पास, क्योंकि हम देखेंगे क्या था, स्तूपों का जो निर्माण हुआ है, स्तूपों को एक जगह से, पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले आया गया है और निर्माण किया गया, तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी सेना जो थी, नौसेना थी, अच्छी सिप होती थी मौर्यों के पास। गणिका अध्यक्ष, गणिका मतलब वेश्या होता है, तो वेश्याओं का निरीक्षक। संस्था अध्यक्ष, देखिए वेश्याओं का मतलब आपका व्यापार होता था, ठीक है। आप गणिकाएँ हुआ करती थी मौर्यन पीरियड में, और ये लीगल था, आज की तरह से इलीगल नहीं था, ठीक है। बहुत मतलब बहुत एडवांस था। जो आज के समय में इलीगल है वो उस समय क्या था, लीगली जो चीज़ें होती थी जो है। इसके अलावा संस्था अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, व्यापार का अध्यक्ष हो गया। लवड़ा अध्यक्ष मतलब नमक, लवड़ मतलब नमक ही होता है, नमक का अधिकारी हो गया। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट अधिकारी हो गया। कोष्ठगारा अध्यक्ष भंडार गृहों का अध्यक्ष हो गया। स्वर्णाध्यक्ष पता ही है, स्वर्ण उत्पादन और सोने का देखना भाई मिलावट तो नहीं हो रही है, उसका भाई स्टैंडर्ड बना रहे। बंधनागाराध्यक्ष मतलब कारागार का अध्यक्ष। तो सिंपल सा है, ठीक है। आगे देखिए हस्ती अध्यक्ष, भाई हाथियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आज की तरह से बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता था हाथियाँ सेना का,
तो हाथियों की देखभाल करने का अधिकारी। देवता अध्यक्ष मतलब धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। लोहा अध्यक्ष मतलब आपका धातु विभाग का अध्यक्ष। पतना अध्यक्ष बंदरगाहों का अधिकारी। दूता अध्यक्ष मतलब जुआ भी होता था लीगली, तो वो भी लीगली ही होता था, तो दूता अध्यक्ष भी था जो जुआ देखता था कि जुए का अधिकारी था। माना अध्यक्ष मतलब दूरी समय संकेत से संबंधित अधिकारी हो गया। अक्ष पटलाध्यक्ष महालेखाकार। तो सोचिए अशोक जो था, अशोक का जो शासनकाल था, अशोक कहा जाता भाई धम्म, ठीक है, जो अशोक का धम्म है उसने बहुत सी चीज़ें बताई कि नैतिक सदाचार को बताया कि उसको फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जिन चीज़ों से आमदनी हो रही है राज्य की, उनको करने में जो है कोई शर्म नहीं है, कोई जो है उसको मतलब वो अलग मैटर है। जैसे मतलब जैसे गढ़िका अध्यक्ष है, ठीक है, दूता अध्यक्ष है, जो जुआ भी हो रहा है वहाँ पर, तो जिन चीज़ों से राज्य की इनकम हो सकती है उन चीज़ों को किया जा सकता है। और धम्म भी एक अलग विषय है, ठीक है, लोगों को उपदेश दिया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है भाई धार्मिक आचरण करें, लेकिन साथ में ये भी चीज़ें विद्यमान हैं, जुए भी हो रहे हैं, गड़िकाएँ भी हैं, तो मतलब जिनसे राज्य की इनकम हो रही है उन सारी चीज़ों को जो है लीगली जो है किया जा रहा है। कोई हिपोक्रेसी नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, महामात्य सर्प गुप्तचर खुफिया तथा सूचना विभाग का अधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी होता था महामात्य सर्प, ठीक है। आप कह सकते हैं जैसे आईबी का चीफ हो गया, आईबी या रॉ का जो है चीफ हो गया अजीत डोभाल, आप समझ सकते हैं। तो महामात्य सर्प जो है राजा को एडवाइस करता था और मेन आपका जो है खुफिया विभाग का अधिकारी होता था। इसके अलावा ठीक अशोक का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। कितने प्रांत थे? कुल मिला के 5 प्रांत थे, ठीक है। उन 5 प्रांतों की राजधानी भी थी। पहला प्रांत था उत्तरापथ, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ, उसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी, उसको कनकगिरी और जोनागिरी भी कहा गया। अवंती जो है उज्जैन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मध्य प्रांत था, या जो प्राची या प्रासी कहा गया है, जो आपका मध्य प्रांत है उसको प्राची या प्रासी या मध्य देश कहा गया है। और ये जो है पूरे साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके अलावा 5वां जो प्रांत था वो कलिंग था, तोसली उसकी क्या थी? राजधानी थी। तो ये 5 प्रांतों में साम्राज्य आपका विभाजित था। अब इसमें से आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया था कि भाई गवर्नर, अब हर एक प्रांत का एक गवर्नर हुआ करता था। तो कहीं कहीं पर ये तो कुमार हुआ करते थे, युवराज हुआ करते थे। तो इस तरह से जो है युवराज अक्सर जो है इन प्रांतों के गवर्नर बनते थे। आगे देखिए, अब उस चीज़ को आगे बताया गया है कि जो प्रांत थे उनको चक्र भी कहलाते थे। तो जो प्रांत का गवर्नर था, ठीक है, तो प्रायः जो है वो राजकुल से संबंधित व्यक्ति होता था, ठीक है। प्रायः मतलब ऐसा जरूरी नहीं था कि राजकुल से ही संबंधित हो, बट मतलब मोस्टली जो है राजकुल से संबंधित व्यक्ति होता था। लेकिन कभी कभी योग्यता के आधार पर भी राजकुल नियुक्त किए जाते थे। अब इसका उदाहरण जो है पुष्यगुप्त करके जो है एक गवर्नर था, जो आपका कह सकते हैं गुजरात का जो है गवर्नर हुआ करता था। तो इस तरह से कभी कभी योग्यता के आधार पर भी लोग नियुक्त होते थे, लेकिन प्रायः आप मानिए कि राजकुल से संबंधित ही लोग थे। इसके अलावा जैसे अशोक जो है गवर्नर था, अशोक का जो भाई सुसीम था वो भी जो है गवर्नर था। उत्तरापथ का गवर्नर तक्षशिला उसको भेजा गया, विद्रोह हुए थे। तो ये उत्तरापथ का अवंती का कोई गवर्नर था, वो आप पिछले वीडियो में अगर आप पढ़ेंगे तो आप चीज़ें क्लियर होंगी। आगे देखिएगा, अब ये गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर के अंतर्गत छोटे शासन केंद्र भी थे, ठीक है। अब छोटे शासन केंद्र भी थे। अब मान लीजिए अवंती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि भाई जैसे कि उत्तरापथ है उसकी जो है राजधानी क्या है? तक्षशिला है, ठीक है। तो तक्षशिला है, तो तक्षशिला के अलावा भी आपके आपके शहर होते थे, केंद्र हुआ करते थे। तो वहाँ पर जो है महामात्य हुआ करते थे, ठीक है, जो तक्षशिला के कुमार के अधीन ही हुआ हो, मतलब जो तक्षशिला के कुमार मतलब तक्षशिला का जो गवर्नर उसके अंडर में ही काम करेंगे। तो वही चीज़ है कि छोटे शासन केंद्र भी थे, ठीक है। जिनमें कुमार के अधीन महामात्य शासन करते थे। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल भी है, जैसे तोसली था, तोसली कहाँ का था? कलिंग का जो है राजधानी हुआ करता, कलिंग प्रांत का। तो तोसली के अधीन जो है समापा था, ठीक है। समापा को तोसली मतलब तोसली के गवर्नर को रिपोर्ट करना था। कौशाम्बी को पाटलिपुत्र के गवर्नर को रिपोर्ट करना, मतलब राजा को। अब यहाँ पर गवर्नर क्या? राजा ही था। राजा पाटलिपुत्र जो है राजधानी थी, तो उसका गवर्नर या मतलब शासक जो है राजा ही था और डायरेक्ट जो है राजा के अंडर में था। सुवर्णगिरी जो कर्नाटका में था उसका जो है इस्ला में, ठीक है,
ये इसके अधीन में इसला हुआ करती थी। इसला भी आपका एक करके साउथ इंडिया का ही एक आपका छोटा सा केंद्र था, तो सुवर्णगिरी के अंडर में इसला हुआ करती थी। इसके अलावा अशोक के समय तक्षशिला, तोसली, उज्जैन में कुमार नियुक्त किए गए। ठीक है, कुमार भी आप राजकुमार ही समझ लीजिए। इसके अलावा जो दूर पड़ता था प्रशासनिक केंद्र, जैसे आपका साउथ इंडिया, तो सुवर्णगिरी जो कर्नाटका में था, तो वहाँ पर कुमार नहीं थे, आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी नियुक्त था। आर्यपुत्र, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी योग्यता के आधार पर राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे, तो वहाँ पर क्या था, आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी हुआ करता था। तो आपके इधर जो मतलब नॉर्थ इंडिया में थे तक्षशिला, तोसली, उज्जैन, ठीक है, तो वहाँ पर आपके जो है भाई कुमार थे, युवराज थे। बाकी जो है साउथ इंडिया में आपका सुवर्णगिरी जो था, वहाँ पर आर्यपुत्र नाम का पदाधिकारी था। मध्य देश के प्रांत में किसी कुमार या आर्यपुत्र की नियुक्ति, मैंने बताया मध्य देश मतलब क्या बताया था, मध्य देश मैंने बताया था भाई पाटलिपुत्र। ठीक है, अब पाटलिपुत्र जो है मध्य देश या प्राच्य या प्रासी, तो उसकी राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, तो भाई इसका शासन तो सीधे सम्राट के अधीन होगा। तो इसलिए जो है मध्य देश प्रांत के अंतर्गत कौशाम्बी के महामात्य को अशोक ने सीधे ही आदेश जारी किया। ठीक है, तो मतलब अशोक, कभी कभी राजा डायरेक्ट जो है महामात्यों को आदेश जारी कर दिया करता था, भाई राजा तो राजा है। ठीक है, आगे देखेंगे। अशोक ने प्रांतीय अधिकारियों के स्थानांतरण की, मतलब अधिकारियों का प्रायः स्थानांतरण ट्रांसफर हुआ करता था। ठीक है, और वह जो है स्वयं निरीक्षण के द्वारा प्रांतीय प्रशासन की जांच करता था। इसके अलावा बहुत से जासूस हुआ करते थे। ये जासूस क्या करते थे, ये जो है राजा को खबर किया करते थे, इन महामात्यों या युवराजों के कार्यों से जो है राजा को अवगत कराते रहते थे। जैसे आपका चर नाम का कर्मचारी हुआ करता था, तो चर क्या था, बस ये जो है नौकरशाही पर इन ब्यूरोक्रेट्स पे कड़ी निगरानी रखते थे। सोचिए कि मतलब जो डीएम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एसपी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उस पर भी निगरानी होती थी। तो चर नामक जो है कर्मचारी हुआ करते थे। आगे देखिए, आज के समय तो भाई जो टॉप लेवल जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर तो कोई किसी का नियंत्रण ही नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा सर्विलांस नहीं है कि हम देख पाएँ कि क्या हो रहा है, कौन जो है निष्ठा से काम कर रहा है और कौन जो है अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। इसके अलावा अब प्रांत मैंने बताया कि भाई पहले साम्राज्य था। ठीक है, साम्राज्य मान लीजिए, फिर प्रांतों में डिवाइड था। अब ये प्रांत क्या है, मंडल में डिवाइड थे। ये प्रांत क्या है, मंडल में डिवाइड थे। तो अब मंडल के स्तर पे भी देखेंगे। ठीक है, तो प्रांत का विभाजन जो है मंडल में किया गया। मंडल का प्रमुख अधिकारी क्या था, प्रादेशिक था। ठीक है, वह अपने मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करता था। याद रखिएगा, समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। समाहर्ता क्या था, ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो प्रादेशिक था, प्रादेशिक जो था आप समझ लीजिए जिले का मालिक हो गया। मंडल मतलब आप जिला ही समझ लीजिए, सॉरी मंडल मतलब आप कमिश्नरी आप समझ लीजिए, सॉरी। प्रादेशिक जो था, हाँ, जो प्रादेशिक था आपका एक कमिश्नर कह सकते हैं कि कमिश्नर था। ठीक है, कमिश्नरी का जो है मालिक था। अब ये जो है कमिश्नर प्रादेशिक जो है समाहर्ता था, मैंने बताया था समाहर्ता, जिसका काम क्या था, जिसका काम टैक्स का कलेक्शन करना था। ठीक है, जो टैक्सों के लिए जो है मतलब आप कह सकते हैं कि करों का जो संग्रह किया करता था, जो ओवरऑल करों के लिए जो 18 तीर्थ मैंने बताया था, इन 18 तीर्थों में से आपका एक आपका था समाहर्ता। ठीक है, तो समाहर्ता का काम ये था कि जो राजस्व विभाग का जो प्रधान अधिकारी था, राज की करों का संग्रह करना था। तो ये प्रादेशिक जो है ये एक तरह से समाहर्ता के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, उत्तरदायी थे। अब आगे देखिएगा, फिर प्रादेशिक के बाद जो है ये तो आपका हो गया मंडल हो गया। मंडल के बाद फिर क्या आ गया, जिला आ गया। तो जिले को जो है विषय या जनपद कहा जाता था, और इसका जो अधिकारी था वो आहारपति, ठीक है, आहारपति या विषयपति कहलाता। मैं यहाँ लिखा, मैं सीधे पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, अगर आप लोग समझ गए हो तो आपका एक मंडल पे आपका प्रादेशिक था, मंडल के बाद जिला आ गया। जिले को जो है आहार या विषय कहा जाता था, और इसका जो प्रधान जो है आहारपति या विषयपति कहलाता था।
ठीक है। इसी आहारपति या विषयपति को मेगास्थनीज ने क्या बोला है, एग्रोनोमोइक बोला है, मतलब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या था, एग्रोनोमोई था, ठीक है, जो राजमार्ग निर्माण का भी प्रमुख अधिकारी होता था। तो आप समझ लीजिए जिले का जो डीएम की पोजीशन थी वो आप विषयपति या आहारपति था, जो कमिश्नर था वो आपका जो है प्रदेष्टा था, और प्रदेष्टा रिपोर्ट किसको करता था, समाहर्ता को रिपोर्ट करता था। आगे देखिए, जिले के नीचे फिर देखिए गांव का समूह हो गया। तो ये जिले के नीचे की इकाइयां, तो आप जिले के बाद आपका स्थानीय था, ठीक है, जिले के बाद आपका स्थानीय था। स्थानीय आपका जो है 800 गांवों का समूह था। एक मिनट, हाँ, स्थानीय था 800 गांवों का समूह। उसके बाद स्थानीय के नीचे द्रोणमुख 400 गांवों का समूह, खावटिक 200 ग्रामों का समूह, संग्रहण 10 ग्रामों का समूह। ग्राम उसके मतलब जैसे 10 ग्राम मिलेंगे तो संग्रहण होगा, 200 ग्राम मिलेंगे तो खावटिक हो गया। 400 गांव का समूह द्रोणमुख है। स्थानीय आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका ग्राम है, ठीक है, ग्राम के बाद आ जाता है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत के बाद फिर आपका ब्लॉक समिति आ जाती है, फिर आपका जिला परिषद आ जाता है। तो सेम इसी तरह से आपका जो है संगठित था जो है। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर भी आपका एक एक अधिकारी होगा। जैसे यहाँ पर 10 गांव का जो मुखिया मतलब संग्रहण का जो मुखिया होगा वो आपका क्या होगा, गोप होगा, वो गोप है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गोप किसके अधीन होता था, गोप जो है स्थानिक के अधीन होता था, ठीक है। स्थानिक मतलब जो स्थानीय का मेन होगा वो आपका स्थानिक होगा। 800 गांवों का समूह का जो अध्यक्ष होगा, मुखिया जो होगा वो स्थानिक होगा। तो गोप जो है लेखपाल भी था, ठीक है, गांव के लेवल पर रिकॉर्ड को मेंटेन करता था। इसके अलावा प्रादेशिक, स्थानिक तथा गोप के कार्यों की जांच करता था। प्रादेशिक क्या था, मैंने बताया था, भाई प्रादेशिक क्या करता था, इससे ऊपर तो जो गोप होता था, गोप के कामों का निरीक्षण गोप के कामों का निरीक्षण, और जो स्थानिक और गोप दोनों, स्थानीय मतलब ये अधिकारी हो गया, गोप मतलब है आपका इधर यहाँ का अधिकारी हो गया, बीच में भी जो भी है अधिकारी रहे होंगे, उन सब का निरीक्षण जो है प्रादेशिक किया करता था। प्रादेशिक मैं पहले बता चुका हूँ, जो मंडल का शीर्ष अधिकारी था वो प्रादेशिक था, ठीक है, प्रादेशिक था। प्रादेशिक के बाद मैंने बताया था आहारपति या विषयपति जो जिले का अधिकारी होता था, और जिले के अधिकारी के बाद ये आपका सीक्वेंस शुरू होता था। यहाँ पर स्थानिक था और यहाँ पर आपका गोप था, ये दो अधिकारी। तो प्रादेशिक तो आप कह सकते हैं कि सबके कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और प्रादेशिक जो है सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल होता था, उसको रिपोर्ट देनी होती थी समाहर्ता को, जो कि राजस्व विभाग का जो है मेन आपका अधिकारी जो समाहर्ता था। आगे देखें, युक्त, युक्त करके एक आपका जो है अभिलेखों में उल्लेख है अर्थशास्त्र में, और क्या बोलते हैं अशोक के अभिलेखों में युक्त, युक्त का क्या काम होता था, ये जो है केंद्र तथा स्थानीय शासन के बीच में कड़ी का काम करता था, ठीक है। युक्त मतलब जो स्थानीय शासन है और जो केंद्रीय शासन उनके बीच में कड़ी संपर्क की कड़ी के रूप में जो है युक्त काम करता था। और संभवतः यहाँ पर दिया गया है कि संभवतः जो है राजुक करके जो है कार्यालय, राजुक, राजुक के कार्यालय में सचिव की हैसियत से लेखा जोखा, मतलब युक्त भी आपका एक तरह से लेखा अधिकारी ही था, ठीक है। राजुक, युक्त मतलब कुल मिला के आप जो भी देखेंगे तो किन अधिकारी का वर्णन अधिक आया है, तो जो राजस्व या लेखा जोखा का काम करते थे, जो टैक्स का कलेक्शन का काम करते थे, उन अधिकारियों का जो है अशोक के अभिलेखों में नाम ज़्यादा आया है, अर्थशास्त्र में भी नाम अधिक आया है। तो युक्त करके आप याद रखिएगा अधिकारी था जो केंद्र और स्थानीय शासन के बीच में संपर्क की कड़ी था, और जो राजुक के कार्यालय में एक सचिव की हैसियत से लेखा जोखा का कार्य करता था। आगे देखें, ग्राम स्तर पे प्रशासन क्या था भाई, गांव, गांव की हम बात करें, एक गांव की बात करेंगे तो ग्राम प्रशासन में आपका गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, ठीक है। और वह मतलब निर्वाचन था, जैसे आज की ग्राम पंचायतें होती थीं तो ग्रामवासियों द्वारा वो निर्वाचित होता था। ग्रामिक को ग्राम की भूमि का प्रबंध करने, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था का अधिकार होता था। इसके अलावा अर्थशास्त्र में ग्राम वृद्ध परिषद, एक परिषद भी होती थी, ग्रामिक तो था ही, इसके गांव की जो है वृद्ध लोगों की एक परिषद होती थी, तो ग्राम वृद्धि परिषद का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब ये क्या करता था, ग्राम वृद्धि परिषद जो है
कि प्रशासन में सहयोग के साथ जो है अन्य काम भी करता था। ठीक है, जो भी प्रशासन है ग्राम वित्त परिषद उसमें सहयोग करती थी और अन्य कामों को भी करती थी। ग्रामीण कृषकों की भूमि से जो है एकत्र कर राज्य की कोषागार में जो है जमा करता था। ये आपका ग्रामीण का मेन काम हो गया कि भाई कर एकत्र करके जो है ग्रामीण जो है राज्य की कोषागार में जमा करवाता था। ठीक है, और ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य आपका जैसे मैंने बताया था कि भाई गोप नाम का, गोप जो है ग्रुप लिख गया है यहाँ पर, गोप जो मैंने बताया था। ठीक है, गोप नाम का कर्मचारी था, वही आप जो लेखपाल था। ठीक है, ये करता था। आगे देखिए, राजुक, अभी शब्द आया था, भी राजुक क्या था? तो राजुक यहाँ पर लिखा गया है कि जनपद स्तर का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। ठीक है, अब जिसकी तुलना जो है मेगास्थनीय द्वारा वर्णित एग्रोनोमोई से कहा गया है। अशोक के समय स्थानीय प्रशासन तथा धम्म नीति के प्रचार में राजुकों का बहुत महत्व। राजुक आप समझ लीजिए कि एक तरह से जिला कलेक्टर के सदृश जो है थे, ये पुरस्कार तथा दंड का भी अधिकार रखते थे। तो राजुक भी याद रखिएगा, एक राजुक इम्पोर्टेंट अधिकारी होता था। संभवतः जो है आप कह सकते हैं कि जो जिले स्तर पर आहारपति या विषयपति थे, उसी स्तर पर जो है राजुक भी हुआ करते थे। मतलब जनपद स्तर पे सबसे बड़े अधिकारी जो है राजुक हुआ करते थे। भाई मंडल था, मंडल के बाद आपका जो है जनपद था। तो मैंने बताया आहारपति या विषयपति, तो शायद जो है वो राजुक के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आहारपति, विषयपति, राजुक, ये तीनों क्या हैं? समकक्ष हैं जिले के स्तर पर। तो ये तीनों क्या है? एक ही नाम हो सकते हैं। तो कहीं कहीं पर उनको राजुक कहा गया है, कहीं कहीं पर आप कह सकते हैं कि विषयपति, मतलब राजुक के अभिलेखों में तो राजुक नाम लिया मिला है। आगे देखेंगे, महामात्र हैं। महामात्र क्या हुआ करते थे? तो ये भी आपके कह सकते हैं टॉप लेवल के अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, जो अधिकारी, भाई अमात्य हुआ करते थे, मंत्री। महामात्र आप कह सकते हैं कि अधिकारी हुआ करते थे जो आर्यपुत्र या राष्ट्रीय की सहायता के लिए नियुक्त थे। राष्ट्रीय मतलब क्या था? गवर्नर आप कह सकते हैं। जो गवर्नरों को राष्ट्रीय भी कहा, प्रांतों के जो गवर्नर थे वो राष्ट्रीय भी कहलाते थे। तो राष्ट्रीय की सहायता करने के लिए नियुक्त थे। अब वो राष्ट्रीय कहीं पर आर्यपुत्र कहलाते थे, वो राष्ट्रीय कहीं आर्यपुत्र होते थे, कहीं पर कुमार होते थे, कहीं कहीं पर जो है व्यक्ति अपनी जो है क्षमता से मतलब चुना भी जाता था। ठीक है, तो वो जो है राष्ट्रीय जो मतलब आप कहेंगे गवर्नर की सहायता के लिए जो अधिकारी थे वो आपके महामात्र थे। इसके अलावा कभी कभी जो है सम्राट से सीधे आदेश मिल जाता था, किसको? महामात्रों को। ठीक है, महामात्रों को सीधे आदेश मिल दिया जाता था सम्राट से। मतलब हो सकता है वो राष्ट्रीय या जो है कुमारों के नॉलेज में हो या ना हो, इसके उनके नॉलेज में बिना आए भी जो है महामात्रों को जो है अशोक या जो मौर्य जो थे वो आदेश जारी कर दिया करते थे। इसके अलावा आप देखिए एक क्रम है, आपके राजुक हैं। ठीक है, मैंने बताया था राजुक, उसके बाद प्रादेशिक, उसके बाद आपके महामात्र। ये प्रादेशिक मतलब आपकी प्रतिष्ठा आप समझ लीजिए, जो आपका मंडल स्तर का शीर्ष अधिकारी होता था, और राजुक जो जिला स्तर का शीर्ष अधिकारी था। उसके बाद आपके क्या आते थे? महामात्र आते थे तीसरे नंबर पे। ये अधिकारियों का क्रम है। जैसे मैंने बताया था कि वो मंत्रिण थे, मंत्रिण के बाद आपके जो हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हो गए, और राजा हो गया। ये क्रम था जो है मान लीजिए मंत्रियों का। तो इस तरह से अधिकारियों का क्रम क्या था? राजुक सबसे मतलब कैसे तीसरे नंबर पर, प्रादेशिक, और सबसे ऊपर आपके महामात्र थे। प्रतिवेदक जो है क्या थे? प्रजा की गतिविधियों की सूचना सम्राट को देते थे। पुलिसानी करके एक तरह से गुप्तचर व्यवस्था का अंग था, वो आगे 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 आएगा आप देखेंगे। अंत महामात्र मतलब क्या था? कि अंतपाल शब्द जो आया था कि सीमावर्ती भर्ती क्षेत्रों का प्रभारी, सीमांतवर्ती क्षेत्रों का जो प्रभारी था, अंत महामात्र था। इसके अलावा स्त्री अध्यक्ष। ठीक है, स्त्री अध्यक्ष महामात्र मतलब जो राजा के अंतःपुर में है, महल में रानियां हैं या नारी उत्थान के लिए काम करना, ये था स्त्री अध्यक्ष महामात्र। पुरुष ही अक्सर हुआ करते थे। ब्रज भूमिक महामात्र जो है ये आपके पशु मतलब गायों के चरागाह भूमि का प्रभारी हो गया। नगर व्यवहारिक महामात्र मतलब नगर का न्यायाधीश हो गया। धम्म महामात्र मैंने बताया था भाई, धम्म के अनुसार आचरण करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये था धम्म महामात्र। ठीक है,
इसके अलावा चोर रज्जुक हो गए, जो आपके ग्रामीण तथा राजस्व स्रोतों से ग्रामीण राजस्व स्रोतों से संबंधित होने के साथ चोरी अपराध पर नियंत्रण करते हैं। मतलब ये भी राजस्व अधिकारी एक तरह से थे, चोर रज्जुक, चोरों पर निगाह रखते थे, इसलिए चोर रज्जुक है। अब ये था गाँवों का, मतलब अब देखेंगे नगर प्रशासन की बात करेंगे तो नगर प्रशासन भी था वहाँ पर। जैसे गांव में मैंने बताया कि वे एक तरह से ग्राम पंचायतों की तरह से ग्राम सभाएं हुआ करती थी और गांव का समूह बढ़ते बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से नगर में नगर पालिकाएँ हुआ करती थी। और ऑलरेडी मैंने बताया पहले कि नागरिक करके एक अधिकारी हुआ करता था जो नगर का अध्यक्ष हुआ करता था या नगर का मुख्य हुआ करता था, नागरिक। ठीक है। इसके अलावा जो है मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र के नगर का वर्णन किया है। ठीक है। पाटलिपुत्र जो एक नगर सभा है, इसमें कह सकते हैं कि 30 सदस्यों वाली 5 समितियां हुआ करती थी। मतलब हर एक समिति में जो है 5 समितियां मतलब करती थी और एक समिति में जो है 6-6 सदस्य हुआ करते थे। तो इस तरह से कुल मिला के जो है ये समितियां जो है शासन करती थी। हर एक समिति के जिम्मे जो है अलग अलग कार्य हुआ करता था। याद रखिएगा समिति। ठीक है। कितनी समिति हुआ करती थी आपका जो है, 5 सदस्य होते थे हर एक समिति के। यहाँ पर गलत लिखा जा गया, ये 5 सदस्य होते थे और इस तरह से 6 समिति होती थी। ठीक है। और कुल मिला के 6-5-30, ये 30 सदस्यों की जो है समिति जो है मिलकर जो है नगर को चलाती थी। अब ये हर 5 सदस्यों की एक समिति हुआ करती थी, तो 5-6 30। इसके अलावा हर एक समिति के अंडर में अलग अलग जो है जिम्मेदारियां दी गई थी। तो इस तरह से मेगास्थनीज जो है नगर प्रशासक को, या कहेंगे जो नागरिक है, नागरिक को जो है मेगास्थनीज ने क्या बोला, एस्ट्रोनोमोई कहा। ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो है न्याय व्यवस्था की हम चर्चा करेंगे। तो न्याय व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो भाई छठी प्रकृति जो है राजा, मतलब दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था जो है आपकी छठी प्रकृति है सप्तांग सिद्धांत में। अब देखिए कितने अलग अलग तरह के न्यायालय थे, कई न्यायालय थे। ठीक है। बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था। तो शुरुआत देखें कि किसकी क्या वैल्यू थी। पहले ग्राम संस्था थी। ठीक है। संग्रहण मैंने बताया था, ये आप सब देख चुके हैं कि भाई ग्राम संस्था, इसके लिए आप पीछे चलें थोड़ा सा, एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ। हाँ, ये याद रखिएगा, ये ग्राम हो गया, ये संग्रहण हो गया, ये द्रोणमुख हो गया। ठीक है। तो इस लेवल पर ग्राम संस्था हो गई। ग्राम संस्था के बाद जो है संग्रहण के स्तर पर भी एक न्यायालय हो गया, द्रोणमुख के स्तर पर भी एक न्यायालय हो गया। तो उसको हम आगे जाएं। हाँ, तो देखिए ग्राम संस्था हो गई ग्राम के स्तर पर, संग्रहण संग्रहण के स्तर पर, द्रोणमुख तक देख लिए, जनपद के न्यायालय हो गए, फिर आपका राजा का न्यायालय हो गया। इस तरह से सीक्वेंस था। अब इसमें जो आपको 2 इंपॉर्टेंट याद रखना है, वे 2 तरह के न्यायालय होते थे। एक आपका धर्मस्थलीय न्यायालय जो कि आपका दीवानी अदालत था, इसका प्रमुख न्यायाधीश क्या धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाता था। कंटक शोधन न्यायालय जो आपका फौजदारी अदालत था, इसका प्रमुख न्यायाधीश जो है आपका, इसका प्रमुख जो न्यायाधीश जो है, यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, तो जो कंटक शोधन न्यायालय था उसका जो प्रमुख न्यायाधीश, ये प्रदेश नहीं प्रदेष्टा था, पहले ही वर्ड आ चुका है, प्रदेष्टा कहलाता था। और जो दीवानी अदालत था उसका व्यवहारिक था। ठीक है। तो ये हो गया। वैसे तो अपराध कम ही होते थे क्योंकि जो दंड विधान अत्यंत कठोर हुआ करता था। कुवचन, मानहानि, मारपीट से संबंधित मामलों में वाक पौरुष या दंड पौरुष से कहा जाता था। मतलब कह सकते हैं कि वाक पौरुष या दंड पौरुष कहा जाता था। ठीक है। चोरी, डकैती, लूटपाट संबंधित मामले को साहस कहा जाता था। मतलब आप कह सकते हैं कि भाई जो आपका कंटक शोधन न्यायालय है उसमें साहस की सुनवाई होती थी, और कुवचन, मानहानि, मारपीट ये आपका जो है वाक पौरुष या दंड पौरुष से जो है आपके धर्मस्थलीय न्यायालयों में जाता था, दीवानी न्यायालयों में। ठीक है। अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता तथा वस्तु स्थिति पर निर्भर करता था कि दंड वर्ण क्या है। मतलब यहाँ पर था कास्ट के आधार पर भी, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आधार पे भी जो है दंड देने का प्रावधान था। मतलब अगर ब्राह्मण ने जुर्म किया तो उसके लिए अलग जुर्म है, क्षत्रिय ने किया तो उसके लिए अलग सजा दी जाएगी।
अपराध नगण्य थे क्योंकि भाई दंड कठोर था। जो अमात्य धर्मोपधा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभनों द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे वही न्यायाधीश बनते थे। वही जो मंत्री थे, मैंने बताया अमात्य जो भाई अच्छे चरित्र वाले हैं वही जो है अमात्य जो है आगे चल के जो है न्यायाधीश बनते थे। उन्हीं में से न्यायाधीश का चुनाव होता था, यानी उसी में से न्यायाधीश चुने जाते थे। न्याय या कानून के 4 स्रोत कौटिल्य ने बताया। चतुष्पाद कानून याद रखिए भाई। कौटिल्य ने बताया कि भाई कानूनों का सोर्स क्या हो सकता है। तो पहला तो उन्होंने बताया कि धर्म है कानूनों का बहुत बड़ा सोर्स, मतलब जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको कानून के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाए। व्यवहार हो गया, व्यवहार मतलब मान लीजिए कि कैसे समाज में जो है पारंपरिक चीज़ें चली आ रही हैं उनको भी कानून मान लिया जाए। समकालीन विधि संहिताएँ हो गई। चरित्र हो गया, ठीक है, रीति रिवाज जिसमें शामिल है। उसके बाद राजा का आदेश हो गया, जो राजा गया। चौथा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, राजा जो कह दिया जो जुर्म है वो जुर्म है, तो राजाज्ञा को जो है कौटिल्य ने सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है न्याय का सोर्स कहा है। न्याय का स्रोत, चारों स्रोतों में सबसे अधिक जो है कौटिल्य ने राजा के शासन को, राजाज्ञा को सर्वश्रेष्ठ माना है। राजा ने जो दंड जो है बताया है वो सबसे ऊपर है। इसके अलावा अगर हम देखें गुप्तचर विभाग की बात करें तो यहाँ से वीडियो को हम पॉज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे के वीडियो में हम गुप्तचर विभाग को जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। देखेंगे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है जासूस हुआ करते थे, उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इवन जो है महिलाएं भी जासूस हुआ करती थी, गणिकाएँ भी नियुक्त होती थी, जासूसी किया करती थी। तो ज़बरदस्त मतलब जो है आपका गुप्तचरी हुआ करती थी, स्पाई हुआ करते थे। और बहुत ही एडवांस आपके जो है गुप्तचर विभाग जो बहुत ही एडवांस था। और राजा की मतलब कह सकते हैं कि गुप्तचर विभाग की क्रियाशीलता पर ही राजा का पूरा शासन डिपेंड करता था। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और जैसा कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो अच्छा ना लगे तो लाइक ना करें, ठीक है। कमेंट राइट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अगर आपकी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है तो कमेंट में राइट करें। आपको वीडियो कैसे हेल्पफुल है या किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, तो आपके जो भी कमेंट्स हैं उसका आपका स्वागत होगा। आप बस गाली वगैरह ना दें, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।